सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। गुज़श्ता जितनी भी जमहूरी हुकूमतें आईं, उन जमहूरी हुकूमतों में हुकूमत और ऑपोजिशन का जो वर्किंग रिलेशनशिप है, सबसे बदतरीन वर्किंग रिलेशनशिप अगर कुछ साबित हो रहा है तो वो ये मौजूदा दौर में हम देख रहे हैं। 88 से लेकर 99 तक भी कोई अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप नहीं था PMLN और पीपल्स पार्टी में। उसके बाद फिर 2008 से लेकर 18 तक पीपल्स पार्टी, PTI और PMLN, इन तीनों के दरमियान भी कोई बहुत अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप नहीं था। लेकिन ये जो दौर है, ये जो 2.5 साल गुजरे हैं, ये इंतहाई अफसोसनाक वर्किंग रिलेशनशिप है हुकूमत और अपोजिशन में। और अगर ये वर्किंग रिलेशनशिप ऐसे ही रहता है तो फिर आप इस मुल्क में किसी खैर की तवक्को नहीं कर सकते हैं। कम से कम जो पार्लियामेंट का करने वाला काम है वो तो बिल्कुल बुलडोज हो चुका है और वो बाकी 2.5 साल या 3 साल भी इसी तरह से रहेगा। और इसका जो इनडायरेक्ट इफेक्ट है वो हुकूमत की बाकी कारकर्दगी पर भी पड़ेगा। और जब हुकूमत की कारकर्दगी मुतासर होगी तो फिर आप मुल्क के किसी भी पहिए को चलता हुआ नहीं देख पाएंगे। तो क्यों हो रहा है ऐसा? और ऐसे इशूज़ के जिनके ऊपर हुकूमत और अपोजिशन को अपने वेस्टेड इंटरेस्ट दोनों को एक तरफ रखते हुए इकट्ठे होना चाहिए, उस पर भी अगर इकट्ठे नहीं हो रहे तो फिर ज़रूरत क्या रह जाएगी इस निज़ाम की, हुकूमतें बनाने की, इलेक्शन करवाने की, इस पार्लियामान की। मेरे साथ जो 3 मोतबर शख्सियात मौजूद हैं, ऑनरेबल मेंबर चौधरी जाफर इकबाल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, साबिक वफाकी वज़ीर कमल शौजब साहबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रुकन कौमी असम्बली हैं, तैमूर तालपुर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सूबाई वज़ीर हैं सिंध से, हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इस वक्त रास्ते में भी हैं दौरान सफ़र। बहुत शुक्रिया आपका तालपुर साहब। कमल साहब, आप ही से आगाज़ करता हूँ, चूँकि आप हुकूमत हैं, ये जितने भी बुरे हों, दोनों पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, ये कोशिश करेंगे आपको काम न करने देने की, ये कोशिश करेंगे आपकी टांगें खींचने की। ऑपोजिशन है ना, पहले भी ऐसे ही होता था। माहौल तो हुकूमत ने बनाना है ना बिलाखिर, कि इनके हर हरबे को हम नाकाम करें, हम मुल्क को चलाएं आगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच अमीर। देखिए, आपने ठीक कहा है, इनका काम ही एक है कि सिर्फ हुकूमत को नाकाम करना। असल में तो पार्लियामेंट्री स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी में जो अपोजिशन होती है वो गलत चीज़ों को पॉइंट आउट करती है, कोई सजेशंस लेकर आती है। यहाँ फ़र्क इस तरह से है कि 2 ख़ानदानों की पर्सनल ग़ुलामी में इतना आगे निकल जाते हैं कि मुल्क का इंटरेस्ट कहाँ रह जाता है पीछे, बल्कि रह ही गया किसी चौक चौराहे पे, वो इनको याद नहीं रहता। आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। आवाज़ गायब हो गई। अमीर, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। आप गुलामी की बात कर रही हैं। तो अनफॉर्चुनेटली डे 1 से हुआ यही है कि जिन मामलात में कंसेंसस डेवलप होना चाहिए, फॉर इंस्टेंस हमने इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म करने थे, हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म की दावत दी, सेनेट से पहले भी दी, बाद में भी बताया, लेकिन उसके जवाब में क्या होता है? उसके जवाब में आप सब गवाह हैं और ये मेरे पास मौजूद हैं, ये 34 अमेंडमेंट्स हैं, प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स जो नैब के कानून में दी गई कि 38 में से 34 जो है अमेंडमेंट्स कर ली जाएं। और ये स्पेसिफिक है, मेरे पास इसकी भी डिटेल मौजूद है कि कौन कौन से केसेस हैं जो शरीफ ख़ानदान से और जो दूसरे ज़रदारी से ख़त्म होंगे। तो जब इस तरह के आप अमेंडमेंट्स ले करेंगे, और ये उस टाइम पे प्रपोज की गई जब फैटफ की बड़ी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन हो रही थी। अब फैटफ का ताल्लुक किसी हुकूमत से नहीं है, फैटफ का ताल्लुक 22 करोड़ अवाम से है, मेरे से है, आपसे। अगर हमारा मुल्क ग्रे लिस्ट में गया तो किसकी कोताहियाँ थी, और अगर खुदा न खास्ता ब्लैक में जाता है तो उसके डायरेक्ट इफेक्टिव मैं भी हूँ, आप भी हो, तमाम लोग हैं, हमारे आने वाली नस्लें हैं कि हम पे सैंक्शंस लग सकती हैं। उस दौर में अगर आप हॉस्टेज करेंगे, आप समझेंगे कि हुकूमत को हमने यहाँ से पकड़ के ब्लैकमेल करना है और उसमें से हमने अपना इंटरेस्ट निकालना है। मुझे बता दें कि ये कहाँ की अपोजिशन है, ये कौन सा मुल्क का इंटरेस्ट है? PDM से कौन सी आपने आवाज़ें सुनी, उसमें आपको जुमले सुनाई दिए, मियाँ साहब मैं। तो जब आपका इंटरेस्ट नेशनल नहीं है, जब आप चाहते ही नहीं कि मुल्क किसी डायरेक्शन में जाए, जब आप कोई इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स नहीं करना चाहते, कोई जुडिशल रिफॉर्म्स में आप हमारे साथ बैठने को तैयार नहीं है। मैं एक और मिसाल दे दूँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस बढ़ाने की बात की, इन्होंने उसको रिफ्यूज़ किया।
उसको नहीं आने दिया। फिर कहते हैं जी ऑर्डिनेंस क्यों लेकर आते हैं, क्योंकि जो मामला चल रहे हो आप अदालत में अगर चेक कर लें, और आप अक्सर इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट्रीज करते रहे हैं, कौन से केसेस हैं जो लिंगर ऑन कर रहे हैं, सालों से पड़े हुए हैं। वो कहते हैं हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, अगर ये साथ नहीं बैठेंगे, अगर हमारे पास एब्सोल्यूट 2/3 मेजॉरिटी होती जो नून लीग इंजॉय करती रही है, तो यकीनन हम काफी काम मजीद आगे ले जाते। फिर कहते हैं जी ऑर्डिनेंस लाए हैं। अच्छा, आप कौन से मामलात हैं, कौन से वापस कमल साहब मैं वापस आप साथ एग्री करते हैं? मैं वापस उसी तरफ जाता हूं। मैंने पहले कहा कि ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन चाहेगी कि हुकूमत कामयाब ना हो ताकि ऑपोजिशन की अगले इलेक्शन में स्टैंडिंग मजबूत रहे। वो हर ऑपोजिशन चाहती है, वो आप भी माजी में ये कोशिश करते थे। ये तो नहीं चाहेंगे कि आप काम करेंगे, आप कामयाब होंगे, आपको पूरे स्कोर मिलें 2023 के इलेक्शन में। लेकिन आप के मुराद सईद अगर हॉकिश बन के कौमी असम्बली के फ्लोर में इनको खरी खरी सुनाएंगे, अगर आपके लोग असम्बली में इन पर हमले करेंगे, अगर आप बाहर कहेंगे कि ये चोर हैं, डाकू हैं, तो फिर आप इनसे किस खैर की तवक्को करते हैं? असल इशू तो ये है ना कि आपकी लैंग्वेज, टोन, डिक्शन वो इस किस्म की है कि इनको आपके साथ बैठने नहीं दे रही है। ऐसी बात नहीं है अमीर। पहले तो ये है कि आपको डेविल्स एडवोकेट बनना नहीं चाहिए, बिकॉज द डेविल्स आर देयर, तो वो अपनी बात अच्छी तरह कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि कादिर पटेल साहब को आप भूल जाते हैं, उनकी तकरीरें आपको भूल जाती हैं, और बहुत सारे नाम हैं, मैं ले देती हूँ, आप ज़रा उठाएं। बीपर के बगैर आप वो यहाँ चला नहीं सकते हैं, जिस किस्म की फजूल बातें की जाती हैं। बट बात यह है कि खाली तकरीरों से आगे प्रैक्टिकल में भी चलना है ना। चलें आप तकरीरें कर लें, क्योंकि आपने भी लोगों को जाके मुंह दिखाना होता है, तो आप कर लें और आप शाबाशें ले लिया करें अपने ऊपर वालों से। लेकिन जहाँ नेशनल इंटरेस्ट की बात आ जाती है, जहाँ मामलात वो हैं कि इदारों को आपने ठीक करना है, आप सारा दिन नैब पे तबर्रा पढ़ते हैं, सारा दिन नैब के रोने रोते हैं, लेकिन नैब में जब रिफॉर्म्स, असल रिफॉर्म्स की बात हो तो पर्सनल इंटरेस्ट लेकर आ जाते हैं। देखिए, हमने ये नहीं सोचना है कि अगले 50 साल किसकी हुकूमत रहनी है, किसी एक पार्टी ने रहना है, नहीं, जिसकी भी हुकूमत आनी है सही है। लेकिन जब आप रिफॉर्म्स करते हैं, जब आप लेजिस्लेशन करते हैं, तो वो आने वाले वक्तों के लिए की जाती है। तो उस पर मेरे ख्याल में अगर सीरियसनेस होगी वो तब ही होगी कि अगर आप अपने गर्दनों से गुलामी के तौक हटा के आवाम की तकलीफ को ठीक हो गया। चले अब मैं डेविल्स के टोन्स देखें, हो गया, लेकिन जब सही मामलात पे भी सही बात हो, बकौल आपके जो दो डेविल्स हैं, मेरे से कभी डेविल प्ले करना है, ऑल्दो आई एम हियर, बट आपको हर एक के साथ ही। चले, मैं अब आपको डेविल नहीं कहता, मैं तो इसलिए ऑपोजिशन बेचारी को डेविल कहा है। तो तैमूर तालपुर साहब, अब आप डेविल हैं और जाफर साहब भी डेविल हैं, तो अब आप अपनी खुद ही वकालत करें कि वो कह रहे हैं कि हम तो चाहते हैं कि मामला आगे चलें, लेकिन अगर हमारी तरफ से मुराद सही है तो आप अब्दुल कादिर पटेल हैं, तो आप भी तो नहले पर दहला है ना। आप लोग भी तो नहीं हुकूमत के साथ एक कदम आगे चलें ताकि हुकूमत 2 कदम आगे चल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली तो आपने बात की कि इनको नाकाम करने की कोशिश, तो किसी करप्ट तरीन ना अहल पार्टी या शख्सियत या प्राइम मिनिस्टर को आपको नाकाम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो पहले ही नाकाम है। उनकी करप्शन जो उन्होंने 117 से 124% पे लेकर गए और उन्हें बता दिया कि ये आए माल कमाने और बात करेंगे। दोबारा से कनेक्ट करें, मेरा ख्याल है तैमूर साहब की शायद ऑडियो ब्रेक हो रही है, दोबारा से कनेक्ट करें। मकरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। इंसान अपनी चालें बनाता और करता है, लेकिन मालिक करीम कहता है उसकी चाल जो है वो सबसे बड़ी है। शुक्रिया आपका बुलाने पे, और मैं 2 हिस्सों में अपनी बात करूंगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा। पहले जो आपने सवाल किया, और मोहतरमा रुकन कौमी असम्बली, आपने एक मुहावरा इस्तेमाल किया और लोग ये मुहावरे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुझे कोई ऐसी अचंभे वाली बात नहीं, हैरानगी वाली नहीं, जो मोहतरमा रुकन कौमी असम्बली ने मेरे लिए अल्फाज इस्तेमाल किए, मुझे उनके कहने पे कोई एतराज़ नहीं और मुझे कोई हैरानगी भी नहीं। जो आपने सीखा है, जिस तरह की आपकी तरबियत है, आप उसी तरह आगे चले। आपने ये सवाल किया कि अपोजिशन कौमी असम्बली के अंदर ऐसा माहौल पैदा कर रही है। ना हो तो बड़ी मेहरबानी होगी कि अगर आप पर्सनल ना हो। मुझे इन्होंने कहा था रुमीना खुर्शीद आलम साहिबा आ रही है, मुझे आपका नाम पता होता मैं बिल्कुल इस प्रोग्राम में ना आती, क्योंकि आप हमेशा पर्सनल होते हैं। मैंने आपके लिए कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, मैंने भी उनको लाइट टोन में ही जवाब दिया है।
कभी कभी चीज़ों को लाइट भी ले लिया करें। हर वक्त पर्सनल होने की ज़रूरत नहीं है। वो आपकी पूरी पार्टी की आदत है कि आप पर्सनल हो जाते हैं। वो हमने शाहिद खाकान अब्बासी की हरकतों में भी देख लिया, उनकी ज़ुबान में भी देख लिया। मेहरबानी करके अगर आर्ग्यूमेंट पे रहें तो अच्छा, आप हमेशा टारगेटिंग करते हैं और ये कोई अच्छी आदत नहीं है। अच्छा, आपकी बहुत मेहरबानी कमल साहब, जाफर साहिबा आपको बहुत भला लगा, आप खातून हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन मुझे अपनी इज्जत से मेरे साथ अक्सर करते हैं। मैं बिल्कुल आपका नाम पहले आपने ये अल्फाज, मुझे जरूरत है आपको, पहले आपने ये अल्फाज मेरे लिए इस्तेमाल किए। मुझे आपको टारगेट करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपका नाम लिया, आपने कहा है, जरा हौसला करें ना, हौसला करें, हौसला करें ना, हौसला करें, हौसला करें ना, हौसला करें, हौसला करें। हौसला कर रही हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल हौसला नहीं करूंगी अगर आप मुझे टारगेट करेंगे और इल्जाम तराशी करेंगे। और मैं अमीर अब्बास साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि काइंडली आप इनको जरा मेरे मेल कोलीग्स को हैंडल करना सीखे, क्योंकि इनकी तो यही तरबियत है, इन्होंने तो टारगेट करना होता है पर्सनली आके, और ये हमेशा करते रहे हैं। जाफर साहब की ये आदत है, ये बिल्कुल नॉर्मली नाम ले लेके पर्सनल हो जाते हैं। मुमकिन है शायद आपका कोई ऐसा, अपने घर वालों मुमकिन है शायद आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो जाफर साहब से, लेकिन बयान कर रही हूं और आप भी कहेंगे। मोहतरमा रुकने कौमी असम्बली, जरा रुकिए। जब आप सियासत करने आए हैं, जब आप लाइटर टून में मेरे मुतल्लिक कह सकते हैं, तो मैंने आपको मोहतरमा कहा और रुकने कौमी असम्बली कहा, जो बड़े एजाज की बात है। और आपने जो लफ्ज इस्तेमाल किया, मुझे वो आपको वापस करना था, जरूर करना था। मैं किसी के लिए इस्तेमाल नहीं करता। सुनिए सुनिए ना, सुनिए ना, सुनिए। मैं किसी के लिए कभी कोई ऐसा लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता, और मैं कत्तन इजाजत नहीं देता, मैं कत्तन इजाजत नहीं देता कि कोई मुझसे कोई मेरे लिए ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करे। मेरी तरबियत उस तरह की नहीं है जैसी तलाल चौधरी, आबिद शेर अली। देखे, मैं जाफर इकबाल हूँ मोहतरमा, मैं जाफर इकबाल हूँ, टारगेट किया ना, मैं जाफर इकबाल हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। आप मुझे बात करने देंगी तो आपका शुक्रिया, नहीं करने देंगी तो मैं खामोश हो जाऊंगा। अमीर अब्बास साहब आपके साथ प्रोग्राम करते रहें, जब आप दूसरों के ऊपर अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो आपको उसका जवाब सुनना होगा। आपकी मर्जी है जनाब, आप अपनी बात करें, मुझे टारगेट मत करें। चले आपने अगर आप ऑफेंड हुई हैं, अगर आप ऑफेंड हुई है तो मैं माजरत कर लेता हूं जाफर साहब की तरफ से। कर रही हूं, अगर आप ऑफेंड हुई, खानदान की कर रही हूं ना, आपको कर रही हूं। चलिए, अगर आप ऑफेंड हुई है तो मैं माजरत करता हूं जाफर साहब। तरीके कार है, जब बैठो ये पर्सनल टारगेटिंग शुरू कर देते हैं। आपने कब पर्सनल टारगेटिंग की है जाफर साहब? मैं आपके सामने बोलूं, नहीं, जो कुछ बोलूं, पहले कोई शिकायत अगर कभी नहीं ऐसा आप मुझे चले माजरत कर लें, अगर कोई पहले कभी यही नहीं। देखें, मुझे अमीर अब्बास, देखें, एक तो ये है कि अपनी रिस्पेक्ट क्या है कि अगर कोई मेरी इज्जत करेगा तो मैं करूंगा, पहली बात। तो मैं सबकी इज्जत करता हूं। मैंने आज तक किसी के लिए, हाँ, मैं अपनी पार्टी का मौकफ जुर्रत के साथ बयान करता हूं। उसके लिए बहुत सारे जर्नैलों को भी उठ के जाना पड़ता है, बहुत सारे पीटीआई के लोगों को भी उठ के जाना पड़ता है, बहुत सारे एंकर्स को भी जाना पड़ता है। तो मुझे कोई एतराज नहीं है, ना मैं पर्सनल हुआ हूं, ना मैं ऐसा समझता हूं, ना मेरी ये तरबियत। कुछ लोग आपकी पार्टी के जरूर है जिनके वो नाम ले रही है। कोई हो तो मुझे नहीं हो सके। कुछ लोग हैं, देखिए मेरे पास, मैं जाफर इकबाल हूं, मैं अपनी बात करने आया हूं। एक मुहावरा आपने इस्तेमाल किया, मोहतरमा ने उसे रिपीट किया और हम दोनों को डेविल कहा, ये सारे जहान ने सुना है। अगर मुझे कोई कहेगा और मैं खामोश रहूं तो फिर मैं भी खुददार नहीं हूं। उन्होंने भी मुहावरतन ही चले कह दिया, चले तो मुझे बहरहाल नहीं ना मुहावरा। अच्छा, आप भी मुहावरतन जवाब दे रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं जो जवाब दे रहा हूं वो दे रहा हूं, वो सारे सुन रहे हैं। अब आपके बात के दो हिस्से थे, वक्त कम रह गया। पहली बात यह कि अपोजिशन असेंबली के अंदर क्या माहौल बनाती है। आपने मुहावरा कहा कि डेविल्स एडवोकेट मैं बनता हूं जी, तो डेविल्स का यहाँ पे एडवोकेट होने का क्या मतलब है? जरा इनको एक्सप्लेन कर दें कि डेविल्स आगे अमीर अब्बास साहब आगे अगर आप प्रोग्राम चलाना चाहते हैं तो मैं अपना मौक़िफ़ दूंगा। आपने भी सारी पार्टी, सारी अपोजिशन को डेविल कह दिया है। नहीं, वो तो जाहिर बात है, मुहावरतन ही बात हुई ना। वरना जाफर भी मेरे भाई है, तैमूर साहब भी भाई है, मैं इनको डेविल तो नहीं कह सकता। अगर आप आगे चला सकते हैं तो चलाइए, ताकि मैं अपना नुक्ता नजर बयान कर सकूं। जी जाफर साहब, ओपोजिशन कतन नहीं, आप पहले दिन से ना, आपकी आदत है अल्फाज पकड़ के तो उस पर सियासत करने की और पर्सनल टारगेटिंग करने की, वो मत करें। चले, वो मेरा ख्याल है वो खुद अब जरा डिफेंसिव हो रहे हैं, वो अब उस बात को आगे नहीं बढ़ा रहे। मैं अपने मौकफ देना चाह रहा हूँ, जो बात मैंने कहनी थी वो कर दी, और डिफेंसिव किसी बात पे नहीं, मतलब इस बात को खत्म कर रहे हैं ना सर। आगे चलिए सर। कौमी असम्बली के अंदर ओपोजिशन ने इंतखाबात पर एतराज़ उठाने के बावजूद ये कहा कि आइए मिसाक मुईशत कीजिए, बैठिए और आगे। शहबाज शरीफ साहब ने कहा, और हमने कहा जी आइए बैठिए, आगे चलते हैं।
नहीं चलना चाहा। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने 2013 में सियासी इस्तेहकाम पैदा करने के लिए वो हर पार्टी लीडर के घर गए और जनाब इमरान खान के भी बनी गाला गए, बनी गाला सड़क भी बनवाई, बल्कि सड़क भी बनवाई। और उस सड़क के मुतलका एक लतीफ़ा है, अगले दिन एक साहब चेयरमैन सीडी के पास पहुंचे हुए थे प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट से, सड़क प्राइम मिनिस्टर ने अपने पैसों पर बनवाई है। पैसों से तो नहीं बनवाई ना, कौमी खजाने से ही बनवाई है, एहसान तो कोई नहीं। तो अभी जो हुकूमत इकदाम कर रही है ये शौकत खानम से या इमरान खान साहब के वहाँ से बनी गाला से हो रहे हैं, कौमी खजाने से, ये भी जारी बात है। ये रुकन कौमी असम्बली हैं तो इतना पता होना चाहिए कि जिन्हें गवर्नमेंट दी जाती है उन्हें सबसे बड़ा इख्तियार ये दिया जाता है कि जो मुल्क का सरमाया है वो अपनी सियासी पॉलिसी के मुताबिक खर्च करें। सबसे बड़ा इख्तियार ही हुकूमत के पास ये होता है, जो सेनेट के पास नहीं, कौमी असम्बली के पास है, फाइनेंस बिल अप्रूव करने का या मुस्तरद करने का। तो यही सबसे बड़ा इख्तियार है। सवाल ये होता है कि आप उस पैसे को कैसे खर्च करते हैं। आप मुर्गी पे करते हैं, अंडे पे करते हैं, कट्टे पे करते हैं, जैतून पे करते हैं, ज़ाफ़रान पे करते हैं, बियाँ वाली की बेरियों के शहद पे करते हैं, या आप मुल्क का जो है बस्तियाँ बनाते हैं, बच्चों को लैपटॉप देते हैं, या आगे लेके चलते हैं। तरजीहात का फ़र्क होता है। तो आग लगा दो किसने कहा था, बिल जला दो किसने कहा था, हुंडी के जरिए पैसे किसने कहा था भेजो, मैं फैसलाबाद बंद कर दूंगा, मैं कराची बंद कर दूंगा, मैं इस्लामाबाद बंद कर दूंगा। और फिर आज के वजीर दाखिला ने क्या कहा था, आग लगा दो लफ्ज इस्तेमाल किए। ये सारा किसने किया था? देखिए इस फिल्म में जो माहौल है, इस फिल्म में जो माहौल है वो ये है कि ऑपोजिशन का एक अलायंस है, ऑपोजिशन का अलायंस ही था ना, तब इमरान खान साहब ऑपोजिशन में थे, तब वो चालें चल रहे थे, तब वो जलाओ घराव कर रहे थे, उन्होंने ठीक लगाया। तब कहीं देखी होगी फिल्म कि मैंने तकरीर कैसे करनी है, उस वक्त अल्फाज क्या कहने हैं, वो क्लिप पड़ा होगा, वो कहीं लगा दिया इंस्टाग्राम पे, चले जिसने भी लगा दिया, वो तब की यादें थी, अब लगा दी। मियाँ नवाज शरीफ ने तब भी क्या रवैया अपनाया कि जब इमरान खान साहब इधर डी चौक में थे, एक बहुत सीनियर वफद भेजा पार्लियामेंटेरियंस का। आप भी एक गाँव से हैं, मैं भी एक गाँव से हूँ। देहात में दो बरादरियां भी आपस में झगड़ती हैं तो बुजुर्गों को भेजा जाता है एक दूसरे की तरफ, और लोग सफ़ेद बालों का हया रखते हैं और एहतराम करते हैं। इमरान खान साहब ने उस वफद की भी ना सुनी और किसी की भी ना सुनी, और इसके बावजूद 5 साल हमने इस सारे को भी सहा और काम भी करके दिखाए। दहशतगर्दी का मुकाबला हो, उसके बाद मोटरवेज का जाल बिछाने का हो, वो तो आपके मुल्क के अंदर सियासी, उसी की बात कर रहा हूँ, सियासी इस्तेहकाम की बात हो। मैं कह रहा हूँ इमरान खान साहब जलाओ घराव कर रहे थे ना, अपोजिशन थी, असेंबली के अंदर जो कुछ होता था वो मैं बयान कर सकता हूँ। मोहतरमा शोजब उस वक्त नहीं थी मेंबर, इन्हें नहीं वो सारी चीज़ें पता होंगी कि किस तरह से पीटीआई के लोग क्या रवैया अपनाते थे। लेकिन हमने अपना काम करना था, हमारे पास विजन था, हमारे पास टीम थी, हमारे पास सोच थी। यानी आप कह रहे हैं कि आप इनकी मुखालफत के बावजूद आपने काम किया? हमने करके दिखाया ना। देखें, अच्छा, हमने 12,000 मेगावाट का वो इजाफा किया, आपके रोशनियाँ आई, अंधेरे दूर हुए, सियासी इस्तेहकाम आया, कराची का अमन हुआ, ग्वादर आबाद हुआ। कौन सा काम है जो नहीं हुआ? सारे हमने करके दिखाए। आज के इस माहौल में मतलब ये अपोजिशन को ना कहें कि इसकी वजह से ये काम नहीं कर पा रहे, तो आप बदला लेने फिर इनसे, यानी बदला नहीं ले, आप लोगों के खिलाफ नहीं, तो आप देखें हम नहीं कर रहे। हमने जितने जलसे किए बताएं, कहीं आग लगाई हो, कहीं टायर जलाया हो, किसी शहर को बंद किया हो, या कहा हो कि हम बंद कर देंगे, कभी हुआ? लेकिन जलसा करना हमारा हक है। हमने वो काम नहीं किया जो इन्होंने किया। लेकिन आप पिछला कर रहे हैं ना, मैं आगे चल के दिखाता हूं। पिछला हफ्ता गुजरा है, पूरा पाकिस्तान किसकी नालायकी से बंद हुआ? वजीर आजम एक तकरीर कर रहा है, वजीर दाखिला कुछ बंद करने वालों को शायद दे रही है, नहीं दे। मैं आगे चल के दिखाता हूं। जितने 7 दिन थे, नहीं देखिए अमीर बात, 7 के 7 दिन हम बिल्कुल खामोश रहे कि ये हैंडल करें, इनको हैंडल करना नहीं आया। जब बात कौमी असम्बली में आई तो फिर वहां बात करना हमारा हक बनता है, वो हम करेंगे। जी तैमूर साहब, ब्रेक से पहले फरमाया आपकी ऑडियो का पहले कोई डिस्टॉर्शन का मसला था, तो कंवल साहबा ने वो खैर फिर डेवल वाली बात भी इसमें आ जाएगी। तो असल सवाल ये था कि आप लोगों का काम है कि हुकूमत अगर अच्छा काम कर रही है, जहां गलत कर रही है वहां बिल्कुल आप हुकूमत को रंगे दें, लेकिन अगर अच्छा कर रही है तो उसके ऊपर तारीफ नहीं कर सकते, तो करने तो दें कम से कम अच्छा काम। देखिए जी, कोई तारीफ लायक काम करके तो दिखाएं। इन नाअहल करप्ट लोगों ने सिवाय इस मुल्क की बर्बादी करने में क्या किया? चाहे पीआईए का स्कैंडल हो, पूरे दुनिया में आपने हमारे पायलट्स को बदनाम कर दिया, चाहे स्टील मिल की बात हो, आपने नौकरियों से सबको निकाल दिया। आप आए थे करप्शन खत्म करने, आपने 117वें नंबर से 124 नंबर पे आप ले गए। अ पर्सन हैज टू प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। आप अगर समझते हैं आप हमें शैतान कहेंगे तो लोग मान जाएंगे। डेविल क्या होता है? शैतान होता है। शैतान कौन होता है? फितना क्या होता है? फितना वही होता है कि टीएलपी के साथ बातें करें, वादे करें, मुज़ाकरात करें, और उसके बाद उससे पहले कि वो डेट पूरी हो आप उनके सरबराह को उठा के अरेस्ट कर लें, उसके बाद पुलिस वालों की भी जाने जाए, उसके बाद जो है आम पब्लिक की भी जाने जाए,
मुश्किल मुसीबतें अलग जाएं और फिर आप उनको बैन कर दें बगैर किसी सियासी डायलॉग के बाद, और बैन करने के बाद फिर आपका मूड जो है चेंज हो जाए तो फिर आप कहते हैं जी हम इनसे बातचीत करने को तैयार हो, बैंड आउटफिट के साथ आप फिर बात भी कर लेते हैं। पहले वो भी बात हमारी समझ में आती है। उसके बाद फिर जो जाने गई उनका भी कोई हिसाब नहीं, जो पुलिस वालों का मोरल खराब हुआ उनकी जाने गई उसका भी कोई हिसाब किताब नहीं है। फिर आप आगे क्या कर दूंगा, और जब मसला हल करने का टाइम आता है तो वही शैतान जो कि डेविल्स एडवोकेट है, वही शैतान जो कि यहूदी की मदद से उनकी लॉबिंग के थ्रू आया है, वो आकर खामोश होकर बैठ जाता है। वो इतना डर जाता है उन यहूदी से, उन फ्रेंच लोगों से इतना घबरा जाता है कि बीच में बात कर रहे हैं। आप JUIF वाली लाइन ले रहे हैं, आप में सब्र होना चाहिए। कमाल है वैसे आप रोजा लग रहा है, आप रोजा ना रखें। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। मैं इस पे आपको चैलेंज करूंगी, मैं इस पे आपको चैलेंज कर रही हूँ। ये आप इस तरह की बातें मत करें। अगर आप इस तरफ लेके जाएंगे तो फिर आपके खिलाफ बहुत सारे एविडेंसेस हैं। आप एविडेंसेस हैं आप नहीं, अब आप देखें, अगर आप प्राइम मिनिस्टर को डेविल है और शैतान कह देंगे तो फिर वो बोलेंगे मुझे एक ब्रेक लेने दें, रमजान का महीना है, जरा तहम्मुल से चलते हैं, आहिस्ता आहिस्ता रुक के जरा ठहराव के साथ। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदेद। तालपुर साहब, सर प्लीज़ ऐसी कोई बात ना करें जिससे माहौल जो है वो नाखुशगवार हो जाए। मैं तो पहले प्रोग्राम का मौजू यही है कि भाई आप लोग आपस में चल नहीं रहे, आप प्रोग्राम में भी आपने साबित कर दिया है कि आप एक दूसरे के साथ नहीं चल सकते। तो सवाल यह है सर कि अगर हुकूमत कोई अच्छा काम करती है तो आप एटलीस्ट उसको करने तो दें, मुकम्मल तो करने दें। इस मुल्क ने कौन सा अच्छा काम किया? ये तो नाअहल लोग हैं। जब कोरोना आया तो उन्होंने कहा कि जी नज़ला जुकाम है, खान साहब ने अपने मूडों में उठ के आके कह दिया नज़ला जुकाम है, बिल्कुल फिक्र मत करो। इनका गवर्नर जो है सिंध का, वो कहता था कि जी दुकानें अगर आप लोगों ने बंद की हुकूमत सिंध ने तो हम जबरदस्ती ताजर सादे के खुलेंगे। ये लोग क्या अच्छा काम कर सकते? करप्शन जो इन्होंने कहां से कहां पहुंचा दिए। हमको करप्ट कहते थे, मुल्की खरसारे का क्या हालात आज उन्होंने करते हैं। ये आज बात करते हैं डॉलर कम करने की, 10 रुपए का डॉलर लेके आए थे, फिर जब हुकूमत मिलती आज ये कहाँ पे लेके गए हैं? कहते थे कि हम कभी समाजी ने आके करोड़ों अरबों रुपए अपने साफ सफाई करा के साफ कर दिए और कहती है जनाब कि मैंने सराई का काम किया, मैं बड़ी अच्छी दर्जन हूँ, मैंने पैसे कमाए। इस तरह से थोड़ी कोई होता है। तो डेविल तो वही है ना जो कहे कि मैं सारे मसले हल कर दूंगा और फिर आप असेंबली के आगे आगे पेश होना। तो क्या प्राइम मिनिस्टर असेंबली से भाग गया TLP के मैटर पे, और उसके बाद इतना भी गट्स और कर्टेसी नहीं कि मुस्लिम उम्मा के लिए आके खड़े होते कि उन्होंने आके एक प्राइवेट मेंबर को कहा तुम प्राइवेटली बिल लेके आओ, तुम प्राइवेटली सोल्यूशन लेके आओ। मतलब इतना खौफ और डर अंग्रेजों से, फ्रेंच से या यहूदी लॉबी से जो आपको लेके आए थे, आप तो नहीं होती आपके अंदर, हमारा वो प्राइम मिनिस्टर है। अच्छा, अगर डर नहीं है जरदारी साहब, तैमूर भाई, अगर डर नहीं है, अगर प्राइम मिनिस्टर डरता है यहूदी लॉबी से, आप पीपल्स पार्टी आज मुतालबा कर दे और असेंबली के अंदर भी, असेंबली के बाहर भी, के फ्रांसीसी सफीर को निकालें, और अगर हम भी होते तो हम भी निकाल देते। आज भी बैठ के बात करने को साथ है। ये हमसे बात नहीं करना चाहते। जब इन्होंने फैसले किए, जब इन्होंने ये कमिटमेंट्स की, झूठी अपनी नापाक कमिटमेंट्स की TLP सर, तब इन्होंने हमसे क्यों बातचीत नहीं की? जब सारा गंद कर दिया, कचरा कर दिया, लोग मार दिए, मरवा दिए, आखिर में आप कचरा, हम बाकी सब साफ है, हम मसला हल करेंगे। इनके अंडे हम, इनके डंडे ये इन्हीं को खाने पड़ेंगे। क्योंकि ये वो लोग हैं जो के कहते कुछ है और करते कुछ है। ये तो वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है जिसने भुट्टो जरदारी साहब की अंग्रेजी का मिमिक किया उड़ाया था। हालांकि उनके अपने बेटों को उर्दू, पश्तो, पाकिस्तान की कोई। तैमूर भाई एक और सवाल, तैमूर भाई एक और सवाल। देखें, अगर आप उन शहबाज शरीफ के साथ बैठ सकते हैं जिस शहबाज शरीफ ने कहा था कि मैं आसिफ जरदारी को सड़कों पर घसीटूंगा, अगर आप उस PMLN के साथ बैठ सकते हैं जिस PMLN ने सैफुर रहमान के जरिए से आपकी लीडरशिप के खिलाफ केसेस बनाए और बौतमा पाकिस्तान से भी बाहर चली गई, तो आप आज इमरान खान के साथ बैठने को तैयार नहीं? इमरान खान उनसे भी बुरा हो गया क्या सर? देखिए जी, नवाज शरीफ की जब बात करते हैं, नवाज शरीफ वो सियासी लोग हैं, वो पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो गैर सियासी जो लोग जितनी बातें की
सिर्फ झूठ और झूठ का पलंदा एक चीज उनमें सच्ची हो फिर ना किसी लोगों से बात हो सकती है, चाहे हमें कुछ भी खाओ। शहबाज शरीफ ने यहाँ लोग तो है ना, हम समझते हैं कि वो कोई जबान करेंगे तो कुछ पूरी भी होगी। झूठों के साथ बैठ के अपना सर जो है ना दीवार में मारने के बराबर है। हम क्यों अपना सर दीवार में चलें। कमल साहिबा ये तो बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। ये तो अभी हमें प्रोग्राम के आधे घंटे में भी नजर आ गया है कि आप लोग अब आगे तो साथ नहीं चलते। अमीर, पहले तो मैं थोड़ा सा प्रोटेस्ट करूंगी कि आप दोनों को फ्री हैंड दे रहे हैं कि ये फुल टाइम हुकूमत पे जो इनका इल्ज़ाम और जो ज़ुबान इन्हें इस्तेमाल करनी है ये करें। तो काइंडली हर एक के बाद मुझे फिर मौका दिया करें, मैं इनको जवाब दूं। मैं पहले जाफर साहब को जवाब दूं। किया उन्हें, उनको नहीं कहना चाहिए प्राइम मिनिस्टर का कहा कि जी हमने मिसाके मईशत करने की बात की। जी मैं एक मिनट में अब जवाब दे दूं। मिसाके मईशत की बात इन्होंने उस वक्त की जब 2018 मई 31 को इनकी हुकूमत गई और मुल्क में तारीखी करंट अकाउंट डेफिसिट 20 अरब डॉलर का छोड़ के गई। मुल्क में तारीखी खसारा छोड़ के गई जब आपके फॉरेन रिजर्व्स जो हैं वो ड्रॉप कर चुके थे और 10 दिन के भी आपके पास पैसे नहीं थे मुल्क चलाने के लिए। मुल्क की तारीख का खसारा छोड़ के गई ट्रेड का, यानी 40 अरब डॉलर का ट्रेड डेफिसिट ज़िंदगी में आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं आया, जो इनकी बड़ी एक्सपर्ट जो इकोनॉमिक बॉम्ब्स लगा के गए। और ये और किसी ने नहीं बात की, इन्हीं के ही जो साबिक वज़ीर आज़म है जो लोगों को जाके स्पीकर को जाके कहते हैं कि मैं आपके मुंह पे जूती मारूंगा, ये उनके बयानात हैं या मिफ्ता इस्माइल साहब के बयानात हैं जो ये बात मानते रहे कि टाइटैनिक जो है वो सिंक कर रहा है। ये असेंबली में खड़े होकर उन्होंने ये बात की। इन्होंने मईशत जिन्होंने खुद सारा बेड़ा गर्क किया था, इन्होंने मिसाके मईशत करना था। ये मिसाके मईशत नहीं, ये नैब पे जो ये प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स है ये वो मिसाक करने के चक्कर में थे कि हमें किसी तरह से एग्जिट दे दो, जिसे उर्फ आम में NRO कहते हैं, जो डिक्टेटरों से इन्होंने जा के भीख में मांगा और लिया और वो सारी दुनिया के ऊपर अलल ऐलान है। इनकी प्रायोरिटीज क्या थी? 21 कैंप ऑफिस बनाना, जाती उम्रा की दीवारें करोड़ों रुपए की बनाना, वो बालों वाले उससे ट्रीटमेंट कराने जाते थे। नवाज शरीफ साहब पूरी कैबिनेट लंदन बुला लेते थे, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का जहाज चार्टर होता था। आपने भी रिपोर्ट की हुई है 26 करोड़ रुपया सिर्फ एक फ्लाइट का लगाना, और यहाँ से जिनको जो बुलाते थे उनके फिर TADA देना। 83 करोड़ रुपया मरी में जाके लगा देना जो अब यूनिवर्सिटी बना है। सोने के कमोड बनाना, ये इनकी प्रायोरिटी थी जहाँ इन्होंने मुल्क के पॉलिसी का और जो पैसा दिया। और यही वो मॉडल टाउन भी कैंप ऑफिस था जिसके बाद 14 कत्ल हुए और वो दिन दिहाड़े सबने देखे। तो अब दूसरी तरफ तालपुर साहब जो है बड़ी बातें कर रहे हैं माशाल्लाह। इनसे मैं पूछना चाहूंगी, शायद ये बहुत छोटे होंगे, तहरीक निफाज शरिया के साथ जाके बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने मालाकंड में खामोशी से ही गुफ्तो शनीद कर ली थी। डेनमार्क में जब खाके बने थे तो आपकी हुकूमत थी। जो कादरी साहब के साथ जाके कमर जमान कायरा साहब खामोशी से मुतालबात उनके मानकर आगे थे, असेंबली में नहीं कभी लेकर आए। 2017 में मोहतरम एहसन इकबाल साहब रिजवी साहब के पास चले गए थे और वहां जाके मामलात मानकर आ गए थे, असेंबली में कभी डिस्कशन के लिए नहीं लाए थे। आप लोगों की पॉलिसीज के बाद आज ये आग लगी हुई है। ये अगर पहले आप असेंबली में लाए होते और इस पे लेजिस्लेशन की होती और एक चेक एंड बैलेंस लगाया होता तो बात इस हद तक ना पहुंचती। दूसरी बात, आपके तो फ्रांस में महल थे, आप तो स्पेशल हेलीकॉप्टरों पे वहां जाया करते थे। जरदारी साहब मिस्टर 10% तो बाहर की अखबारें छापती थी, उधर जब जाते थे मिलते थे सारी बात करते थे। और मोहतरम बिलावल साहब तो बाहर ऑक्सफोर्ड में पढ़ते रहे और ऑक्सफोर्ड का नाम इसलिए भी है कि आपके साथ पढ़ने वाले बड़ी बड़ी जगहों पे लगे होते हैं, अंग्रेजी भी पट पट बोलते हैं बड़ी अच्छी। कितनी दफा असेंबली में खड़े होकर उन्होंने नामूस से रिसालत के लिए अंग्रेजी में तकरीर करके बाहर वेस्ट को बताया है कि भाई ये हमारे दिल के करीब है मामला, इसको आपने नहीं उठाना है, या इस तरीके से हमारी आप इंसल्ट ना किया करें, हमारे दिल दुखते हैं। कितनी दफा उनके वालिद मोहतरम ने वार मार्क सीगल को या लॉबियस्ट को हायर किया जिनको पाकिस्तान के खजाने से पैसे भी जाते रहे कि भाई इस पे लेजिस्लेशन कराओ और यूरोपियन यूनियन में जाके हम आवाज उठाएंगे। वो बड़ा इन्होंने ट्वीटें की कि जी बाइडन साहब ने इनको इन्विटेशन दे दिया है कि हमारी उस पे ओथ सेरेमनी पे ले आओ। जरूर चले जाते और वहां जाके ये मामला भी लगे हाथों लगा देते। 1.25 अरब मुसलमानों की आप नुमाइंदगी कर देते, हम आपको 100 सलाम करते। सही। बेनजीर साहिबा तो बाहर सारों को लेक्चर दिया करती थी, हार्वर्ड में भी जाके लेक्चर देती थी, पूरी दुनिया उनके लिए रोई थी। किसी एक लेक्चर में अगर उन्होंने नामूसे रिसालत पे इंटरनेशनली आवाज उठाई हो इस्लामोफोबिया पे तो काइंडली वो भिजवा दीजिए, हम उन्हें फॉलो करते रहे, मेरी तो नजर से नहीं गुजरा। अच्छा, मैं अब आपकी एडवोकेसी करते हुए सवाल कर रहा हूं, आपको एतराज है कि उनकी एडवोकेसी ना करो? आज तक
एक दफा मुझे बताएं कि अगर इन्होंने कोई वीडियो ही चला दे, 6 दिन पाकिस्तान में अगर आग लगी हुई थी तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की आवाज नहीं आई, कोई वीडियो नहीं आई, उनकी बेटी की कोई वीडियो नहीं आई कि भाई आप इस मामले को ऐसे हल करें। मामलात ये है कि इन्होंने सिर्फ पत्थर मारने होते हैं, आग जलाने में, आग ये जलती पर तेल डालते हैं बस। ठीक है जी, जाफर साहब, आग के दहाने एक तो इसमें कोई शक नहीं है, माशी बदहाली पे इन्होंने पहुंचाया। और एक चीज और, अमीर एक मिनट, अमीर सिर्फ एक मिनट, मैं सिर्फ इतना पूछूंगी कि 13 सालों से इनकी हुकूमत है सिंध में, आज वहां पे हेल्थ का क्या निजाम है? आपने बहुत अच्छा कवर किया, सब कुछ छोड़ दें, लाड़काना का ही बता दें, कितने लोगों को वैक्सीन दिया आपने, कितने लोगों की ट्रीटमेंट की? ठीक है, काटे की तो आप इलाज भी करें। जो आपने वो पहले सवाल उठाया, मैं जरा वो जाफर साहब के सामने रख लूं। और आप दूसरों पे उंगलियां जाफर साहब, इसमें कोई शक नहीं कि आपको बताएं, फिर बातें इमरान करें। खान साहब की हुकूमत से लाख इख्तलाफ हो सकता है, उनकी गवर्नेंस से हो सकता है, उनकी सियासत से, लेकिन नामूस रिसालत का मामला जिस तरह इमरान खान साहब ने उठाया है, दुनिया में उसकी कोई नज़ीर उस तरह मिलती नहीं है। मेरे पास सब नबी पाक सल्लल्लाहु की ज़ात पे और इस मामले पे किसी मुसलमान को किसी दौर में कभी कोई इख्तलाफ नहीं। ये कोई इस्लाम मतलब वहाँ पे असम्बली के अंदर इसके ऊपर क्या बहस होगी? ये तो एक मुतफिक का चीज़ है, इस पे तो इख्तलाफ नहीं। असम्बली के अंदर जो बहस होनी थी या करनी थी वो पिछले 7 दिन जो मुल्क के अंदर मामलात रहे, जिस वजह से ये सारे हंगामे हुए, वो कहा गया था कि लाइए। और अभी बहुत रवानी में बहुत सारी बातें मोहतरमा रुकन कौमी असम्बली की फरमा गई कि 7 दिन में कोई वीडियो नहीं आई नवाज शरीफ की और मरियम नवाज साहिबा की कि वो टीएलपी वालों को कंडम कर। जी जी, सुन लेना, यही टीएलपी वाले थे ना। 2017 था, शेख रशीद साहब वहाँ इस्तकबाल इस्लामाबाद में करने के लिए तैयार थे, यही फैज़ाबाद था। इमरान खान साहब वहाँ जाने के लिए बेचैन थे, शाह महमूद कुरैशी साहब वहाँ पहुँचे हुए थे, मुलाकातें हो रही थी, मिल रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। क्या था? हम 7 दिन क्यों खामोश रहे? अगर हुकूमत को हमारी ज़रूरत थी, और करना क्या चाहिए था हुकूमत को, अगर इनके पास कोई विजन या कोई ऐसी सोच होती तो ये पहले दिन ही लाहौर के मुअज़्ज़िज़ीन का, जिसमें मजहबी रहनुमाओं को, सियासी रहनुमाओं को अक्रॉस द बोर्ड मिलाते और ले जाते, वहाँ जाके उनसे बात करते। अब ये कि साद रिजवी को किसने गिरफ़्तार किया इन्हें कोई पता नहीं, किस पर्चे में गिरफ़्तार किया इनको कोई पता नहीं, उसके बाद हंगामे फूट पड़े, इनके पास कोई हाल नहीं। एतवार के दिन सुबह क्या ऑपरेशन हुआ इन्हें कोई पता नहीं। आज तक पंजाब पुलिस ने किया जी, पंजाब पुलिस ने किया जी, पंजाब पुलिस ने किया, लेकिन इन्हें कोई पता नहीं। ठीक है ना जी, मैं बिल्कुल, इन्होंने सिग्नल बंद किए, मोबाइल सिग्नल, इंटरनेट बंद किया, तो वो करने वालों ने किए सारा कुछ। ठीक है ना जी, पता ये सब कुछ कहीं और से हो रहा था क्या? जी बिल्कुल हो रहा था, और इन्हें भी पता ही नहीं है क्या? जी इसलिए नहीं पता, इसलिए बनाया किसने था, बनाया किसने था, ये भी दसो। एजेंसियों ने 2016 एजेंसियों ने। आप देखें पहली बात यह है मोहतरमा, आपने अपना बयान पूरा किया, मैंने आपकी बात में कोई गुफ्तगू नहीं की। मुझसे अमीर अब्बास साहब सवाल करें, मैं जवाब दूंगा। यही सवाल, ठीक है, यही सवाल चले, जो आपने सवाल रखा है वही सवाल मैं सारे एक वापसी में जाफर साहब से पूछने के टीएलपी बनाई किसने। टीएलपी के बनाने के हवाले से पीएमएलएन पर एक इल्जाम है कि जब तारुल कादरी साहब की पार्टी, जो कि बरेलवी मसलक, मैं तो मसलक की बात ही नहीं करता, इस मुल्क में करनी पड़ जाती है बाज़ औक़ात आपको, तो उसको तोड़ने के लिए, उस वोट बैंक को और तारुल कादरी साहब की सियासी ताकत को तोड़ने के लिए पीएमएलएन ने तहरीक लब्बैक बनाई। अब ये एक हाइपोथेसिस है, ब्रेक के बाद जाफर साहब से। ब्रेक के बाद खुशामदीद। ब्रेक से पहले कमल शौजब साहिबा ने सवाल उठाया कि तहरीक लब्बैक आज जैसी भी नजर आ रही है, ये बनाई किसने थी? तो जाफर साहब, इल्जाम तो पीएमएलएन पर है कि आपने बनाई थी। देखें, उनमें से एक साहब गुजरात से हैं, पीर अफजल कादरी साहब थे, अब तो पता नहीं पाबंदी है नहीं है क्या है, वो भी सारी हवा में हैं बातें। वो मेरे हल्के से हैं, ठीक है जी। और गुजरात में नून लीग की नुमाइंदगी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं भी उनके साथ किसी तरह भी कम नहीं हूं नुमाइंदगी करने में, ठीक है जी।
तो बहुत सारी बातें अमीर अब्बास साहब ऐसी हैं कि जो मुझे भी पता है, आपको भी पता है, बाकी लोगों को भी पता होंगी, शायद हम कर नहीं पाते और शायद करनी भी नहीं चाहिए और इतनी ज़रूरत भी नहीं है। बनाने वाले बनाते हैं। ताहिरुल कादरी साहब को किसने इस्तेमाल किया, फिर इनको कौन धरने में, वहाँ हज़ार के नोट कौन बांट रहा था, रेंजर्स की वर्दी में, डीजी रेंजर्स था, मैं तो नहीं कहता। फिर अगर काजी फायज़ ईसा का और शौकत सिद्दीकी साहब के फैसले पढ़ लें तो आपको सारा पता चल जाएगा धरना किसने करवाया, कैसे हुआ, कौन। अगर हम बनाने वाले थे बिलफरज, तो फिर क्या हमारे खिलाफ उन्होंने उठ के खड़े होना था? वो फैसले दोनों पढ़ लें, वो कोर्ट के फैसले हैं। ना अमीर अब्बास की किसी राय की ज़रूरत है, ना मेरी किसी राय की ज़रूरत है। दूध का दूध, पानी का पानी। हाँ, एक बात है, कमर जवेद बाजवा साहब ने एक वादा किया था कि जो भी उसका जिम्मेदार होगा मैं उसे कटहरे में लाऊंगा। वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, यहाँ तो कमर जवेद बाजवा साहब सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, और अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया ना, उस फैसले को किसी ने चैलेंज किया आज तक और उसके ऊपर अमल दरामद भी नहीं किया। तो ये बनाने वाला तो सबको पता है। अब ये बात हुई मिसाक मईशत और हम NRO चाहते हैं। NRO जहांगीर तरीन साहब को कैसे मिला? अकाउंट बहाल हो गए ना, 2 दिन पहले बंद हुए थे, बहाल हो गए। उनको नैब को नहीं भेजा, FIA को भेजा, और फिर आज अकाउंट भी बहाल हो गए। फिर उसके इन्वेस्टिगेशन का बदला भी चेंज कर दिया, अभी उनसे मुलाकात भी होने जा रही है। और फिर NRO, और इसको कहते हैं कि आप एक दिन पाबंदी लगाते हैं, आपके वुज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। क्या ये वफाकी हुकूमत है? ये एक एटमी ताकत के वुज़रा हैं? क्या एक एटमी ताकत के सरबराह वज़ीर आज़म हैं? वो रात को कहते हैं पाबंदी लगा दी, और शेख रशीद और उनके दूसरे मजहबी अमूर के वज़ीर सरकारी जहाज़ में जाके उन्हें मिलते हैं। और फिर सिर्फ मिलते ही नहीं, उस सरकारी जहाज़ में उसी रात एक और साहब जो अंदर जेल में नहीं थे, जो TLP से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हें चकलाला लाया गया, यहाँ एक मुक़्तदर शख्सियत से मुलाकात कराएगी, फिर वो वापस गए। और फिर रात जो वीडियो जारी हुई शेख रशीद साहब की, जो वज़ीर दाखिला हैं, वो ये है कि मुकदमे ख़त्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म, और सुबह कहते सबसे मुकर गए कि ख़त्म नहीं हो रहे। अब झूठा कौन है? चक्कर कौन चला रहा है? इस मुल्क के अंदर कौन फसाद बर्पा कर रहा है? अगर एक वफाकी वजीर अपने वीडियो बयान, अपने कहे हुए अल्फाज के ऊपर, और वजीर दाखिला नहीं चल सकता, तो ये ऑन रिकॉर्ड सारी चीजें हैं। वजीर आजम कुछ कह रहे हैं, फवाद अच्छा, आप कह रहे हैं आप लोगों ने कहीं शय नहीं दी है। सुन लेना, हम 7 दिन, बल्कि सुन लेना, 7 दिन सुन, मेरी बात मुझे सुन लेना। 7 दिन ये सब कुछ चलता रहा। बहुत सारे मैंने तबसरे किए, आपने ट्विटर पे पढ़े होंगे मेरे तबसरे, मैंने आपके पढ़े, लेकिन किसी भी सतह पे मुस्लिम लीग नून ने ये नहीं कहा कि हम इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। हम यहाँ उस हंगामे का, उस हंगामे का था, आपने क्या करना था? दिखा, एतवार वाले दिन कहना था, एतवार वाले दिन कहना था, मैंने कहा भी। दोनों ने क्या कहा जी? दिखा। अब ये देखे ना, ये आप बादियों नजर में इनडायरेक्टली माहौल को मजीद उस पे नहीं, अमीर भड़का रहे हैं ना। नहीं, अब मुझे आपसे गिला है, अब मुझे गिला है। वो सारा खत्म हो गया, इनके वज़रा के ड्रामे सामने आ गए, गलत बयानियां सामने आ गई, वज़ीर आज़म की पॉलिसी से कंट्राडिक्ट होते हुए एक बिल ये असम्बली के अंदर ले आए। जब 2-3 माह पहले मुआहदा किया था, ले आते तब असम्बली में। असम्बली में लाने से पहले रवायत क्या है? अगर कौमी असम्बली की बात करें कि स्पीकर साहब या लीडर ऑफ द हाउस पार्लिमानी रहनुमाओं को बुलाता है, बुला के बात करता है। हमने 5 साल ये किया। वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ थे, तो उन्होंने स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की को चेयर में एक कमेटी बनाई पार्लिमानी रहनुमाओं की, कि सेनेट और कौमी असम्बली के तमाम पार्लिमानी रहनुमा, वो यमन का मामला हो, वो CPAC के रूट्स का मामला हो, या वो इलेक्टोरल रिफॉर्म समेत जितनी भी बातें हुई उस कमेटी में होती थी। और आज कौमी असम्बली की तारीख गवाह है कि सबको सुना गया और सबको साथ लेके चला गया। तो क्या वज़ीर आज़म साहब ये हंगामी, पहले इजलास मुलतवी किया कि 2 दिन, फिर एकदम उस दिन को बुला लिया कि शाम 3 बजे होगा, तो उससे पहले क्या वज़ीर आज़म सियासी रहनुमाओं को बुला के नहीं कह सकते थे कि जी आइए ये मामला है, इसको लेकर चलना है और इसको कैसे लेके चलें? फिर हाउस की एक एडवाइजरी कमेटी है, वो स्पीकर साहब चेयर करते हैं, उनमें इन मामलात पे डिस्कस किया जाता है कि ये चीज़ें पेश गवर्नमेंट करना चाह रही है, ये ओपोजिशन है, इनको कैसे, ये कोई एक काम भी उनमें से करने के लिए तैयार नहीं है। तालपुर साहब, ये सीधा सा सवाल था कि कलअदम एक जमात को करार दिया गया और उस जमात ने जो इस मुल्क में हशर बर्पा किया, उसके बाद अगर रियासत फैसला कर रही है कि अब ये 2017 में भी हुआ, 18 में भी हुआ और अभी भी है, तो आपकी पार्टी पीपल्स पार्टी जो बहुत लिबरल नजरियात की और प्रोग्रेसिव पार्टी है, आपको तो हुकूमत के इस फैसले की तारीफ करनी चाहिए कि एक ऐसी पार्टी जो आए रोज कोई ना कोई शरारत कर रही है तो हम उसको बैन कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं जी, क्यों कलअदम करार दे दिया? देखिए जी, जो बात कर रहा था प्राइम मिनिस्टर, अगर हम उसकी बात मानते कि वो खुद ये मसाइल हल करेगा, तो उसने तो जो है तो सरकार की तरफ से रेजोल्यूशन देने से भी उसकी हालत खराब हो गई, डर गया,
घबरा गया, परेशान हो गया। उसने कहा था वो मसले सारे खुद हल लेगा, वो तो असेंबली के अंदर ही नहीं आके बैठा, तो उस पर हम कैसे भरोसा करें। और बाकी मेरी बहन बैठ के बात करी थी मईशत की, तो ये शायद भूल गई है कि 70 साल की करप्शन और नाअहली की जो ये बात करती है ना, उसमें 23 ट्रिलियन का खसारा है। इन लोगों ने ये हाल है कि असेंबली का रुख ही नहीं किया, 47 ट्रिलियन पर इस खसारे को ले गए हैं। मुस्तफा नवाज खोखर आप ही की पार्टी के सेनेटर हैं, उनकी जरा बयान सुनाइए। बिल्कुल उन्होंने बयान दिया है। मुस्तफा नवाज खोखर साहब का बयान सुनाइए। बात कर मैं जरा मेरी बात तो सुनने देना, मेरी बात सुनने मेरी उनका बयान सुनाएं और इनके बयान देखें। अगर समझिए ये सिंध में रहते हैं, इनको पता नहीं है कि यहाँ पे सेंटर में इनकी पार्टी क्या कहती है और क्या करती है। इनके अपने ही सारी बातें हैं। मुझे बड़े अंग्रेजों से डर की बात कर रहे हैं, इन्होंने असेंबली का रुख ही नहीं किया। इन्होंने कहा इजलास में नहीं आते, हमें अपनी जान में सारे वो फरमा रही है कि अगर हुकूमत ने इजलास बुलाया कौमी असेंबली का इस मामले पे, तो पीपल्स पार्टी ने बायकॉट क्यों किया? नून लीग भी तो आई ना इजलास में, नून लीग ने जो भी बात की सो की इजलास में थी। आप इजलास छोड़ के क्यों चले गए? देखिए जी, मैं तो इजलास में बैठता जब मेरा प्राइम मिनिस्टर आके बैठता ना, जिसने बड़ी बड़ी बातें की थी, जिसने झूठ पे पलंदे बांध दिए थे। अब एक तो मेरी बहन मुझे बात नहीं करवानी साहब का, तो मुझे समझ में आता है इन्होंने मान लिया कि इनके प्राइम मिनिस्टर हैं। आप बात तो करने देना मुझे। मैं बदकिस्मत हूँ, पूरा पाकिस्तान बदकिस्मत है, पूरा पाकिस्तान बदकिस्मत है। प्राइम मिनिस्टर है आज अमीर अब्बास भी बदकिस्मत है, पूरा पाकिस्तान बदकिस्मत है। आज अमीर अब्बास भी बदकिस्मत है। जो शख्स जो है कहता है कि वो पाकिस्तान की मईशत सही कर देगा, मेरी बात तो सुन ले मेरी बात तो सुन ले मेरी बहन। नहीं आप देखें ना, यही तो बात है। अब खान साहब का तो मुझे समझ में आता है, अगर कोई भी क्रिकेट से शौक रखता है तो उसे याद होगा कि वेस्ट इंडीज का फास्ट बॉलर था मेलकम मार्शल। उसकी बॉल जो है फास्ट बॉल खान साहब के सर पे लगी थी, उसके बाद उन पर तो असर हो गया, मुझे पता है। पर मेरी बहन को आज क्या हो गया मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये अगर समझते हैं कि देसी मुर्गों से ये अपना मुल्क की मईशत चलाएंगे, खाने और बाथरूम पूरे पाकिस्तान में खान साहब बनाने, और तीसरा इनको जरदारी साहब ने रिटर्न दिया हुआ है कि उनको दिमाग का प्रॉब्लम है, और रात के अंधेरे में जहाज आया था, दुबई लेके उनको गया था दिमागी इलाज के लिए। आप कैसी बातें कर रहे हैं? कैसी बातें कर रहे हैं? रिटर्न दिया हुआ है कि डिमेंशिया के मरीज है। पूरी पार्टी आपकी चलाते हैं। हम डबल डोज नहीं लेते, हम वो चीजें नहीं करते जो नाक पे जाके रिटर्न लिख के दिया। अच्छा 5 साल पहले अब ये कोविड की डबल शॉट की बात कर रहे हो इलाज कराने। अमीर अब्बास साहब ने भी वो कवर की होगी उस दिन। अमीर अब्बास साहब याद है आपको, रिटर्न प्रॉब्लम आया था कि दिमागी मसला है। नहीं जरदारी साहब इलाज के लिए तो बाहर गए थे, खैर मैं दिमाग की बात नहीं करता, लेकिन बाहर तो गए थे, वो दुबई गए थे। बिल्कुल बाहर गए थे, पर वो इलाज के लिए वो जो अपना रिटर्न लिख के दिया था, मैंने कहा कि अभी गूगल पे निकल कर आ जाएगा। पता नहीं चलता। चले कमल साहब, अच्छा आप जिनकी 90% दिमाग, आप एक जवाब दे दें कमल साहब, ये दोनों बातें कर रहे हैं, दोनों जो शख्सियात हैं मेरे लिए तो बहुत मोहतरम है, मेरे बड़े भाई हैं। आप अटैक्स करेंगे ना, दोनों ये प्रोग्राम नहीं हो सकेगा। दोनों का एक शिकवा है और वो शिकवा बजा है। दोनों का एक शिकवा है कमल साहब, दोनों का एक शिकवा है। मैं फिर डेविल्स एडवोकेट बन रहा हूँ। दोनों का एक शिकवा है, और शिकवा ये कि आप जो भी काम करते हैं, आप हमारी कोई औकात नहीं भी, हम भी तो इलेक्टेड लोग हैं, पार्लियामान का हिस्सा है। आपने अपनी मर्जी भी करनी हो, कम अज कम मुशावरत में तो ले लिया करें ना। आप अंधेरे में काम करते हैं, जब फंस जाते हैं फिर हम पे डाल देते हैं। तो क्यों नहीं आपने एतमाद में लिया ऑपोजिशन को पहले? और अपना होश में भी नहीं होते जब काम फैसले करते कमल साहब, और रातों को सोते भी नहीं है। अमीर अब्बास साहब, मैंने आपको हिस्टोरिक फैक्ट्स गिनवाए कि इन्होंने तो कभी असेंबली का रुख ही नहीं किया, इस मामले को कभी असेंबली में लाए नहीं है। मैंने गिनवा दिया आपको कि जब ये नफाज़ शरिया तहरीक ये जब मामला होना था तब असेंबली आना था ना। एहसन इकबाल साहब ने साद रिजवी साहब को गिरफ्तार किया आपने, हंगामे हुए, तब डिस्कस होना था। ना मूसे रिसालत सल्लम पे तो कोई डिस्कशन की जरूरत ही नहीं, वो तो सबका अकीदा है, उसके ऊपर तो सारे मुसलमान मुत्तफिक हैं। असेंबली में जाएगा। अनफॉर्चुनेटली 20 तारीख उनको दी गई थी, 20 तारीख से 6 दिन पहले ही उन्होंने सारे मामलात खराब करने शुरू कर दिए, लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ले लिया। इनको एतमाद में लेते ना, इनको साथ में लाते, अगर आप पुलिस वालों को हॉस्टेज ताकि ये आपके हम आवाज बनते हैं। आप पहले ये तो पूछ रहे साद रिजवी को गिरफ्तार किस केस में किया? उस दिन ये सारी बात असेंबली में हुई, पूछे तो सही ना, हुकूमत असेंबली में इन्होंने ये बात की। साद रिजवी साहब को क्यों गिरफ्तार किया? ये भी बड़े नाम नेहाद पार्लियामेंट्री लीडर जो साबिक वजीर आजम रहे हैं, सुन लेना अमीर। नहीं वो सवाल, आप सवाल है उसका जवाब दे दें
साद आप रिजवी एंजल्स साहब को डेवो- किस डेवो- मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है? आप एंजल्स डेवोकेट तो बने, मगर मुझे बोलने तो दें। सवाल कर रहे हैं ना भाई आपसे कि साद रिजवी साहब को किस मुकदमे में आपने गिरफ्तार किया है? साद रिजवी साहब का मुकदमा पूरे इंटरनेट पे पड़ा है, आपको शायद पता नहीं चला होगा। उनकी अपनी पार्टी में से उनके ऊपर मुकदमे किए गए हैं। दूसरी बात यह है कि स्पीकर नेशनल असेंबली में ने इनको पार्लियामेंट्री लीडर्स को बुलाया कॉन्फिडेंस में लाने के लिए, लेकिन क्योंकि ये भाग रहे थे इस सारे इशू से, और वो आपने देख भी लिया कि हम एक तो दिन कह रहे पहले हैं कि तक आप राजा- कौमी असेंबली में राजा डिस्कस जो साहब करें। हैं, वो हम कह रहे हैं पूरा कौमी पीपल्स असेंबली पार्टी को वाले, होल कमेटी वो करार फुल दे आवाज में दें। पूरी भागे तो आप तकरीरें झाड़े थे, लेकिन जब आपने मामला जुम्मे वाले सामने आ दिन उस गया, करारदाद तो को दौड़ एजेंडे गए। से किसने गायब किया है? बहुत इश्यूज बहुत में शुक्रिया शामिल हैं। कदम वो भी साहिबा, आपके स्पीकर तैमूर ने और तालपुर आपने किया है। साहब और चौधरी जाफर इकबाल साहब, आप तीनों मौजूद शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। कोविड की वबा है, खुदारा अपने आप को महफूज रखें। हालत ये हो चुकी है कि 90% से ज़्यादा हमारी कैपेसिटी हो चुकी है ऑक्सीजन के इस्तेमाल की। ऑक्सीजन की कमी का खदशा होने वाला है पाकिस्तान में अगर ये सूरत हाल ऐसी रही। अल्लाह ताला आपको और हम सबको महफूज रखे। आपसे मुलाकात होगी कल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।